14 जुलाई 2023 को भारत ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। अपनी 40 दिन की यात्रा के बाद हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को लूनर सरफेस पर लैंड करेगा। यदि भारत लूनर सरफेस के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। लेकिन इसी के साथ सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर साउथ पोल पर ऐसा क्या है जिसे एक्सप्लोर करने के लिए भारत चंद्रयान 1 से ही कोशिश कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट चांद है। धरती से रात के आकाश में देखने पर इसकी एक अलग ही छटा लोगों के मन को आनंदित कर देती है। वैज्ञानिकों की माने तो चांद का जन्म पृथ्वी से ही हुआ था। जब शुरुआती ब्रह्मांड आकार ले रहा था तब यहाँ पर आज की तरह शांति नहीं थी, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा अशांत इलाका था। इस समय सौरमंडल के अलग अलग ग्रह आकार ले रहे थे। पृथ्वी भी धीरे धीरे आकार ले रही थी। आज के मुकाबले पृथ्वी का आकार काफी ज्यादा बड़ा था और ये आग का एक बहुत बड़ा गोला था। तभी कहीं दूर अंतरिक्ष से मार्स के आकार का एक बड़ा प्लेनेट, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, पृथ्वी से आ टकराता है, जिससे एक बार फिर से पृथ्वी टुकड़ों में बट जाती है और इसका आकार डोनट शेप जैसा हो जाता है। कई हजारों वर्षों बाद जब यह धूल का गुबार हटा तो पृथ्वी एक बार फिर आकार ले चुकी थी, लेकिन इस बार इसका आकार थोड़ा छोटा हो गया था और साथ ही साथ इसे एक साथी भी मिल गया था जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। इस छोटे से साथी को ही हम चांद कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में चांद भी पृथ्वी की तरह ही विकसित हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह एक निर्जन ऑब्जेक्ट में बदल गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस निर्जन ऑब्जेक्ट पर स्टडी करके हम सोलर सिस्टम के निर्माण और लूनर फॉर्मेशन से जुड़ी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। अभी तक लूनर सरफेस पर 12 इंसान जा चुके हैं, लेकिन ये सभी मानव मिशन चांद की भूमध्य रेखा के आसपास ही एग्जीक्यूट किए गए हैं, क्योंकि इस जगह पर क्रेटर्स भी कम है तो सूर्य की रोशनी भी पहुंचती रहती है। जबकि लूनर साउथ पोल पर आज तक कोई लैंडिंग मिशन नहीं हुआ है। आज तक यह जगह पूरी तरह से सीक्रेट है। यहाँ पर क्या है कोई नहीं जानता। भारत ने चंद्रयान 1 के दौरान मून इम्पैक्ट प्रोब की हेल्प से यहाँ पर पानी की खोज की थी, जिसे सदी की सबसे बड़ी खोज माना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो लूनर साउथ पोल पर पूरे चंद्रमा के मुकाबले ज्यादा गड्ढे हैं जो सूर्य की रोशनी से दूर रहते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं, तो वहीं गहरे गड्ढे भी हैं जिनका निर्माण बड़े बड़े धूमकेतुओं के टकराने से हुआ है। नासा की माने तो यहाँ पर मौजूद विशालकाय क्रेटर्स की ऊपरी सतह तक ही सूर्य की रोशनी पहुँच पाती है, जबकि इसके आंतरिक भाग तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती। इसलिए ये ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरे साल सूर्य की रोशनी से दूर रहते हैं। इस कारण से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ के इस कम टेम्परेचर के कारण ये माना जा सकता है कि यहाँ पर पानी बड़ी मात्रा में मौजूद हो सकता है। साथ ही साथ इन क्रेटर्स के अंदर मून फॉर्मेशन से लेकर सोलर सिस्टम फॉर्मेशन से जुड़े सवालों के जवाब भी मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमेशा अंधेरे में डूबे इन क्षेत्रों में तापमान के बहुत ही कम होने के कारण यहाँ पर जल्दी से कुछ बदलता नहीं है। इसलिए यहाँ पर हजारों साल पुरानी घटनाओं के अवशेष भी सही अवस्था में मिल सकते हैं, जिससे बहुत से रहस्य सुलझाने में मदद मिल सकती है। नासा की माने तो लूनर सरफेस पर इन क्रेटर्स में से कुछ क्रेटर्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मून फॉर्मेशन यानी चांद के जन्म से लेकर आज तक सनलाइट को नहीं देखा है। यानी ये ऐसे क्षेत्र हैं जो करीब 3 अरब साल से अंधेरे में डूबे हुए हैं। इसका मतलब है कि पिछले 3 अरब सालों में यहाँ पर ज्यादा कुछ बदलाव भी नहीं होगा। इसलिए दुनिया का हर देश यहाँ जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर लैंडिंग बहुत डिफिकल्ट होने के कारण कोई हिम्मत नहीं दिखाता। माना जाता है कि अंधेरे में डूबे इन क्षेत्रों का टेम्परेचर माइनस में 230 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिसके कारण यहाँ पर पानी की बड़ी मात्रा बर्फ के रूप में मौजूद हो सकती है। इस पानी में शुरुआती सौरमंडल की हाइड्रोजन भी मौजूद हो सकती है। तो वहीं कॉमेट्स की टक्कर के कारण प्रोड्यूस होने वाले वेपराइज मटेरियल के फॉसिल्स भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि कॉमेट्स के टकराने पर निकलने वाले वेपराइज मैटर यहाँ के जबरदस्त ठंडे तापमान के चलते इन बर्फ की चट्टानों में कैद हो गए होंगे, जो अंतरिक्ष से जुड़ी अनेक घटनाओं को समझाने
और उनके रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। अभी तक की वैज्ञानिक रिसर्च में ये देखा गया है कि लूनर साउथ पोल पर कुछ नहीं बदला है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर प्रारंभिक जीवन के सबूत भी मिल जाएं। इन्हीं सभी कारणों के चलते लूनर साउथ पोल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि लूनर साउथ पोल पर मिनरल्स का एक बहुत बड़ा भंडार हो सकता है। यहाँ पर पानी की खोज ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ के पानी पर रिसर्च करके इसे उपयोगी बनाया जा सकता है। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे मिनरल्स मिल सकते हैं जो पृथ्वी पर इंडस्ट्री और साइंस की सोच और समझ को बदल सकते हैं। ऐसा ही एक मिनरल है हीलियम 3। आपने स्कूल में पढ़ाई के दौरान इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। यह पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर का एलिमेंट है। इसके 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से इसका एटॉमिक मास 4 होता है। लेकिन हीलियम का एक रूप और पाया जाता है जिसे हीलियम का आइसोटोप कहा जाता है और इसे हीलियम 3 के नाम से जाना जाता है। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन इनका एटॉमिक मास अलग होता है। ऐसे एलिमेंट्स को हिंदी में समस्थानिक कहा जाता है। हीलियम 3 भी हीलियम का ही एक हल्का आइसोटोप है जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो वही हीलियम की तरह 2 ही होती है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 1 ही होती है, जिससे इसका एटॉमिक मास 3 ही रह जाता है। इस तरह से हीलियम 3 का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 3 होता है। शुरुआत में हीलियम 3 के बारे में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई परमाणु भौतिकी विज्ञानी मार्क ओलिफेंट ने बताया था। उनका मानना था कि हीलियम 3 हीलियम का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और ऐसा तब तक माना जाता रहा जब तक हीलियम 3 के ट्रेसेस को नेचुरल हीलियम में नहीं ढूंढ लिया गया। लेकिन आज हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हीलियम 3 एक नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है जो कि हानिरहित एनर्जी सोर्स है। हाइड्रोजन की तरह ही हीलियम के आइसोटोप हीलियम 3 में भी न्यूट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक संख्या में होते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर इसकी उपस्थिति बहुत ही ज्यादा रेयर मानी जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च में इसकी सबसे ज्यादा मांग होती है, लेकिन धरती पर इसकी बहुत रेयर उपस्थिति के कारण यह रिसर्च आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन अब इस बात का पता चला है कि लूनर सरफेस पर हीलियम 3 का बड़ा भंडार मौजूद हो सकता है। आज की डेट में देखें तो सभी न्यूक्लियर पावर सेंटर एटॉमिक फिशन रिएक्शन का उपयोग करते हैं और इससे पैदा होने वाली गर्मी का उपयोग करके पानी से भाप बनाई जाती है और इस भाप की हेल्प से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर रिएक्टर में कंप्लीट किया जाता है। ये सभी रिएक्टर न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर होते हैं। भले ही इस प्रोसेस में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन इस प्रोसेस की एक कमी ये है कि इस प्रोसेस में न्यूक्लियर वेस्ट भी बनता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। इसलिए इस वेस्ट को लंबे समय तक सुरक्षित रखना होता है, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। जबकि फ्यूजन रिएक्शंस में इसका उल्टा होता है। वहाँ पर फिशन रिएक्शन से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और न्यूक्लियर वेस्ट भी नहीं बनता। इस प्रोसेस से ही स्टार्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और सूर्य जैसे स्टार से बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीलियम 3 की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैज्ञानिक रिसर्च में लूनर सॉइल में बड़ी मात्रा हीलियम 3 मिली है। यहाँ पर मौजूद हीलियम 3 हल्का नॉन रेडियो एक्टिव फ्यूजन फ्यूल है जिनकी पृथ्वी पर मौजूदगी ना के बराबर है। साल 1972 में अपोलो मिशन के दौरान लूनर सरफेस पर गए एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ लूनर सरफेस से कुछ रॉक्स और सॉइल धरती पर लाए थे ताकि उस पर रिसर्च की जा सके। इसी दौरान वैज्ञानिकों को यहाँ पर हीलियम 3 के इस विशाल भंडार के बारे में पता चला। ऐसा माना जाता है कि किसी भी प्लैनेट्स पर हीलियम 3 की आपूर्ति करने का काम सोलर विंड्स करती है। पृथ्वी पर थिक एटमॉस्फेयर होने के कारण सोलर विंड्स का असर पृथ्वी की सतह पर नहीं पड़ता, तो वहीं पृथ्वी की शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड भी सूर्य से आने वाली सोलर विंड्स को धरती पर अपना इफेक्ट डालने से रोकती है, जिसके कारण पृथ्वी पर हीलियम 3 की मात्रा ना के बराबर पाई जाती है। जबकि मून पर अरबों वर्षों से कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण इसकी सॉइल पर सोलर विंड्स ने बड़ी मात्रा में हीलियम 3 को भर दिया है। तो वहीं मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण अंतरिक्ष से कॉमेट्स की भी लगातार बारिश होती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर आइसोटोप की भरमार हो सकती है। एक अनुमान की माने तो लूनर सरफेस पर 1.1 मिलियन मैट्रिक टन हीलियम 3 की मौजूदगी हो सकती है।
यह इतनी बड़ी मात्रा है कि इससे पूरी पृथ्वी की ऊर्जा जरूरतों को आने वाले करीब 10,000 सालों तक बिना रुके पूरा किया जा सकता है। नासा के एक वैज्ञानिक की माने तो इसकी कीमत $5 अरब प्रति टन हो सकती है। इसी के साथ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लूनर सॉइल में मौजूद हीलियम-3 के इस विशाल भंडार से पृथ्वी पर करीब 2,50,000 टन हीलियम-3 को ही लाया जा सकता है। लेकिन यह मात्रा भी आने वाली कई सदियों तक लगातार इंसान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकती है। अब सवाल ये आता है कि जब लूनर सरफेस पर हीलियम-3 का पता साल 1972 के दौरान ही चल गया था, तो फिर आज तक वैज्ञानिक इसे धरती पर लाने की प्लानिंग क्यों नहीं कर पाए? देखा जाए तो लूनर सरफेस पर हीलियम-3 का विशाल भंडार मौजूद है, लेकिन यह इतना आसान काम भी नहीं है। चांद तक जाना, वहां से हीलियम-3 की माइनिंग करना और इसे फिर धरती तक सुरक्षित वापस लाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आज के समय में यह संभव भी नहीं लगता। सबसे पहले तो हमें हीलियम-3 से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूजन रिएक्टर बनाना होगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास फिशन रिएक्टर ही है। इसलिए चांद से लाई जाने वाली हीलियम-3 हमारे लिए तब तक काम की नहीं है जब तक कि उसे यूज करने के लिए हमारे पास फ्यूजन रिएक्टर नहीं हो। इसके अलावा चांद से हीलियम-3 की माइनिंग करके धरती पर सुरक्षित लेकर आना बहुत ही ज्यादा खर्चीला सौदा है। लेकिन भविष्य में हो सकता है कि हम कोई और दूसरा ऑप्शन ढूंढ निकालें, जिससे लूनर हीलियम-3 से धरती पर एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तब तक वैज्ञानिकों को लूनर सरफेस के बारे में और ज्यादा गहराई से जानने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।